किसानों के सामने फसलों का दाम पाने का ही नहीं बल्कि फसलों को बचाने की चुनौती बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है हरियाली की दुश्मन बनी टिड्डियां। भारत लगभग 3 दशक बाद टिड्डियों के भीषण हमले का सामना कर रहा है, जो जून जुलाई में और ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। ये अंधेरा बादलों की वजह से नहीं बल्कि आसमान से गुजर रहे टिड्डी दलों की वजह से है। ये रेगिस्तानी टिड्डियां राजस्थान के 16, गुजरात के 10 और मध्य प्रदेश के 15 जिलों के अलावा यूपी के आगरा, झांसी और बांदा जिलों तक फैल चुकी है। यूपी में ही 17 जिलों में इनके पहुंचने की चेतावनी जारी की गई है। इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक राजस्थान के किसानों को पहुंचाया है। अरे टिड्डी प्रबंध करो पूरा की मैंने बर्बाद कर मेल दिया कि रह क्यों गुन मगरो क्या पीड़िया नीमड़ा केड़िया की गुन रह क्या दो। मंत्री जी मारो विनम्र अपील है कि किसान अत्ता दुखी या है टिड्डी दल आपने पूरा क्षेत्र के मायने नई में कपास उगाई है, जो कपास को बूंद कोई नहीं रखियो है और मतलब आम जन मतलब अत्ता दुखी है टिड्डियों के। मतलब हर किसान ने आज गवर्नमेंट ने संज्ञान जल्दी ले और माने किसान भाई ने हेल्प करनी चाहिए, माने कर्ज माफी करनी चाहिए मांगी। भारत लगभग 26 साल बाद टिड्डी दल के इतने बड़े हमले का सामना कर रहा है। ये टिड्डियां हवा के साथ फैल रही हैं और जहां बैठती हैं वहां सारी हरियाली चट कर जाती हैं। यूएन के खाद्य कृषि संगठन ने जून जुलाई में भारत में टिड्डियों के बड़े हमले की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए भारत ने इंग्लैंड से एरियल स्प्रेयर मंगाने का समझौता किया है, लेकिन ये कब भारत आएगा और कब कीटनाशकों का छिड़काव होगा ये अभी तय नहीं है। इसके साथ सवाल टिड्डियों से लड़ने के लिए कर्मचारियों की कमी का भी है। न केवल केंद्र के अधीन आने वाले लोकस्ट वार्निंग संगठन में बल्कि राजस्थान में कृषि विभाग में भी कृषि पर्यवेक्षक जैसे जरूरी कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। राजस्थान की हालत देखी जाए तो कृषि विभाग कार्मिकों की वजह से जूझ रहा है। अब इनको जल्दी से पूरा करके, क्योंकि एक मात्र कृषि प्रवेश होता है जो किसानों तक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसानों का और किसानों तक योजना ही पहुंचाता है। अब ऐसे में अभी सवाई माधोपुर की हालत देखें तो पश्चिमी राजस्थान से आने वाली टिड्डियां सवाई माधोपुर तक पहुंच गई और सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा अमरूदों का काम है और अब अमरूदों की फसलों में अभी तो फ्रूटिंग का टाइम है और अभी जो नई पत्तियों को टिड्डियां खा रही है, तो ऐसे में कितना नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले टाइम पर किसानों को। होता है हमारी सरकार से मांग है कि भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके और किसानों को सौगात दे। रेगिस्तानी टिड्डियां जयपुर, सीकर और दौसा जैसे जिलों में पहुंच गई हैं। इसे देखते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने टिड्डी नियंत्रण के लिए केंद्र से ज्यादा संसाधन देने की मांग की है। इसके जवाब में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिर्फ हर चीज के ऊपर यही कहना कि ये केंद्र का विषय, उससे इस समस्या का निजात नहीं होगा। मेरा यही कहना है कि हम आने वाले समय के अंदर इस जो आपदा है उसको कैसे नियंत्रण करें, इसकी भारत सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। टिड्डी नियंत्रण की जिम्मेदारी भले ही राज्यों के कंधों पर डाली जा रही हो, लेकिन इसके लिए बना खास लोकस्ट कंट्रोल संगठन केंद्र सरकार के अधीन आता है। सवाल लाजमी है कि अगर सारी चेतावनी और मुस्तैदी मौजूद थी तो आखिर ये टिड्डियां 40 से ज्यादा जिलों तक कैसे फैल गईं? जयपुर से रामस्वरूप लामलोड़ और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और टिड्डियों के इस आतंक पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, समझते हैं। हमारे साथ महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस के हेड प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी जी जुड़ गए हैं। छंगानी जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। टिड्डियों का आतंक मच गया है, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह टिड्डियां और खेती को उससे जबरदस्त नुकसान होने की आशंका है। कहा जा रहा है कि 1993 के बाद ये इतना बड़ा हमला हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लगातार चेतावनी दे रहा था। कोरोना के बीच इस पर आपको क्या लगता है कि कहीं ध्यान देने में चूक हुई, कहीं कोई लापरवाही बरती गई, क्या कहेंगे आप? तो जो टेम्परेचर भी है इस बार जो रूटीन में मई के आखिर तक 48-50 डिग्री तक चला जाता है थार डेजर्ट में, वो इस बार 35 प्लस नहीं है। इट इज अराउंड 42 और 43 डिग्री सेल्सियस। ये अपने आप में लोकस की बहुत कंड्यूसिव और एटमॉस्फेयर बना रही है, उसके लिए हैबिटेट क्रिएट कर रही है और इसके चलते इस बार जो इसकी तादाद है वो बहुत ज्यादा आई है। रूटीन में जो थार डेजर्ट के डिस्ट्रिक्ट से वहीं तक नजर आता है, वही लोकस आज एमपी के, यूपी के कई सारे हिस्सों तक पहुंच चुका है।
दूसरा इसमें ऐसा हो गया कि लोकस की जो तादाद है, चूंकि अभी लॉकडाउन के चलते सारा का सारा स्टाफ लॉकडाउन में बैठा हुआ है, सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, रेड जोन में जो स्टाफ काम कर रहा है, जोधपुर जैसे रेड जोन में जहां पे कि लोकस कंट्रोल बोर्ड का मेन ऑफिस है, इस वजह से लोग बाग अभी अपना जो लोकस कंट्रोल का जो प्रोग्राम है उसको अच्छे से लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में वजह है। हाँ, लेकिन सरकार अपने स्तर पर इसको जितना जल्दी कोऑर्डिनेट कर लेगी उतनी जल्दी हम इस लोकस से निजात पा पाएंगे। जी, तो ये तब है जब लगातार जो संबंधित विभाग हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्तैदी से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर किसानों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आपने किसानों को सुना। कम से कम ये अच्छा है कि राजस्थान में अभी बड़े पैमाने पर फसलें नहीं खड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि इसीलिए नुकसान कम है? और अब तो मानसून आने वाला है, फिर से नमी होगी, तो क्या टिड्डियों की संख्या और बढ़ेगी? और अगर बढ़ेगी तो किस तरह के नुकसान का आकलन? जैसा कि आप जानते हैं कि जो थार डेजर्ट है वहां के लोग थोड़ा बारिश का पूर्वानुमान लगाते हैं, और ये पूर्वानुमान भी जो है जो प्रकृति की जो रिएक्शंस होती है, जो प्लांट्स और एनिमल्स की रिएक्शन है, उनकी ब्रीडिंग बायोलॉजी है, उसी को देख के लगाया जाता है। तो इस बार जिस तरह से केयर के ऊपर फ्लावरिंग एक ही बार आया और फ्रूट एक ही बार में मैच्योर होकर शेड कर गया, इसी तरह से जो सांगरी है वो भी इस बार भरपूर आई है। जो फ्लावरिंग थी बहुत अच्छे से आई, यंग फ्रूट भी है और मैच्योर फ्रूट तक वो पूरा पहुंचा। तो जो प्लांट की फिनोलॉजी है, जो बर्ड्स की ब्रीडिंग है, इस बार जो टिटेरिन अंडे दिए वो हायर प्लेसेस पे दिए, हाउस स्पैरो की जो ब्रीडिंग सक्सेस है वो 80% तक गई है। तो इन सभी नेचर की रिएक्शंस को देख के जो गांव के बुजुर्ग हैं, जो किसान हैं, वो अपना पूर्वानुमान लगाते हैं और उसको देखते हुए इस बार अच्छे मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। और उस पूर्वानुमान के चलते ये हो रहा है कि लोगों ने अभी से अपने खेत तैयार करने शुरू कर दिए, और देखा जाए तो अब शायद 15-20 दिन में जैसे ही रोइंग तपते हैं और मिर्ग बाजते हैं, इस तरह की मारवाड़ी में कहावत है, इसके बाद सीधा का सीधा जेठ महीने में बाजरी की सोइंग कर दी जाती है। हालांकि अभी जो लोकस जिस तरह से आया है, अभी किसानों ने इतनी फसलों का बिजाई नहीं करी है, लेकिन आने वाले टाइम में अपने आप में बहुत बड़ा सीरियस इशू ये बनने वाला है। जी, टिड्डियों का इस पैमाने पर आना क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। ये जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, चक्रवात आ रहे हैं, आपको लगता है उसकी वजह से ये समस्या और गंभीर हुई है? क्या कारण है जो इस बार ये यूपी और एमपी तक पहुंच गई, यहां तक कि हरियाणा भी? अच्छे मानसून में जब तापमान बढ़ेगा नहीं, टाइम से बारिशें मिलती रहेगी, मॉइस्चर बढ़ता रहेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ती रहेगी, इसके चलते टिड्डी का तादाद भी बढ़ेगा। इसलिए जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है उसको अभी समय रहते ही टारगेट कर लिया जाए। बारिश होने से पहले जितनी हम ब्रीडिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे, जो जो आइडेंटिफाइड कॉलोनीज है उनको टारगेट करके हम उनकी पॉपुलेशन को नियंत्रित कर लेंगे। टिड्डी का जितना नियंत्रण बारिश से पहले हो जाएगा वो हम कर पाएंगे, वरना बारिश के बाद इस टिड्डी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और शायद जिस तरह से आज कोरोना महामारी हमारे हाथों से बाहर निकल चुकी है, शायद इस बार अच्छे मानसून के होने के बावजूद हम अच्छी क्रॉप, अच्छे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। अब सरकार ने मशीन स्प्रे के लिए यूके से मशीन्स मंगवाई है, ड्रोन के जरिए भी स्प्रे करने के लिए इजाजत मांगी है। पेस्टिसाइड्स अब आपको लगता है कि इस बड़े पैमाने पर खतरनाक लेवल पर इस्तेमाल होंगे और उससे खेती और मिट्टी को किस तरह का नुकसान? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें ग्राउंड सर्वे करते हुए जो ब्रीडिंग कॉलोनी है उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आप अच्छे से, चाहे ड्रोन के थ्रू करें, चाहे आप मैनुअल स्प्रे करें, आप बहुत अच्छे से उस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे और टारगेट कर पाएंगे। और लोकस कंट्रोल के लिए जो पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं, जो स्प्रे हम करते हैं, अगर उसको लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेट करते हुए डालेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि जो यूजफुल स्पीसीज है, जो शेड्यूल 1 स्पीसीज है, जैसे गोडाउन है, कई सारे रेप्टर्स हैं, कई सारी शेड्यूल 1 की स्पीसीज है जो इस इलाके में पाई जाती है थार डेजर्ट में, उनको हम बचाते हुए लोकस की जो पॉपुलेशन है उसको टारगेट करते हुए स्प्रे कर पाएंगे। तो इस पेस्टिसाइड के इम्पैक्ट को मिनिमम करने के लिए ग्राउंड लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए स्प्रे करना बहुत जरूरी है। जी चंगानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए।